हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो इनडायरेक्ट रूप से शेयर मार्केट पे बेस है और डायरेक्ट रूप से म्यूचुअल फंड पर बेस है। उस बिजनेस मॉडल का नाम है केम्स। उसके बिजनेस मॉडल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और ये भी सीखेंगे कि चार्ट को अपन किस तरह से अप्रोच दी जाती है, चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। उससे पहले दोस्तों, हम एस्ट्रल पाइप स्टॉक के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करिए। और दोस्तों, निफ्टी 50 और एक स्टॉक के बारे में डेली हम एनालिसिस करते हैं, उसके लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। केम्स की स्थापना 1988 में की गई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। अब इनका बिजनेस मॉडल देखें तो दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप म्यूचुअल फंड के जो डाटा प्रोसेसिंग का काम होता है वो ये केम्स करती है। म्यूचुअल फंड में देखें तो आप स्टार्टिंग से जब आप अकाउंट ओपन करते हो, उसके बाद में एसआईपी स्टार्ट करते हो, मंथली एसआईपी करते हो और लास्ट तक आप क्लेम करते हो या विड्रॉ करते हो बीच में, उसकी डाटा प्रोसेसिंग का काम केम्स करती है। आप अगर बीच में क्लेम करते हो फिर लास्ट में आपको विड्रॉ करना होता है, तो डाटा प्रोसेसिंग का और डाटा को सिक्योर करने का काम केम्स करती है। इस तरह से आप समझ सकते हो। ये इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जैसे एजेंट होते हैं। जैसे एजेंट आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड एजेंसी होती है उनको ये काम एक होता है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, जो सारी म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट सर्विस कंपनियां बोलती है। तो इनको ये सबको ये सर्विस प्रोवाइड करती है डाटा प्रोसेसिंग का और बाद में उसको सिक्योर करने का। आज के ज़माने में दोस्तों, डाटा को सिक्योर करने का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डाटा लीक हो जाता है सोशल मीडिया पर, तो उसको सिक्योर करने की जिम्मेदारी केम्स है और इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। अब आप लोन लेते हो, जैसे लोन लेते हो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट, तो उनका भी ये जो डाटा प्रोसेसिंग का काम है ये केम्स करती है। पेमेंट करते हो आप, उसका भी ये करती है। एएप हो तो पीएमएस एप होता है दोस्तों, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। पीएमएस होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो इनकी जो डाटा प्रोसेसिंग का काम है और उनको सिक्योर करने का काम है, ये काम करती है। अकाउंट एग्रीगेटर इस तरह से समझ सकते हो, जैसे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी में नेशनल पेंशन स्कीम है, जैसे एनपीएस होता है। तो लोगों का देखे एनपीएस में देखे, इसमें देखे सेंट्रल रिकॉर्डिंग एजेंसी में लिखा टेक्नोलॉजी लीड सर्विस फॉर नेशनल पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर एनपीएस इंटरमीडिएट। जिस तरह से एनपीएस के जो फंड है वो बाद में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, तो उनको ये सिक्योर करने का काम और इनका डाटा प्रोसेसिंग में जिस तरह से जाता है उसका काम एनपीएस का इस केम्स को दे दिया गया है अभी प्रेजेंट टाइम में। और जो केवाईसी होती है, जैसे इसके लिए बाद में अकाउंट ओपन करते हो, बाद में केवाईसी का प्रोसेस होता है, इनके पास ही रहता है। और इनका जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है, इंश्योरेंस कंपनी जैसे इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, एलआईसी इंश्योरेंस है, ऐसी जो कंपनियां हैं गौर, तो उनको जो डाटा प्रोसेसिंग का काम और क्लेम का काम, सारा प्रोसेसिंग काम केम्स करती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। जैसे ब्रीफ में अगर समझे तो जो डाटा प्रोसेसिंग का काम है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, और जो इंश्योरेंस कंपनी है एनपीएस से, उनको बड़े बड़े इन्वेस्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, पेमेंट का काम होता है, सबका काम डाटा को प्रोसेस करने का और इनको सिक्योर करने का काम केम्स करती है। और इसमें अभी देखें तो जिस तरह से इसका बिजनेस मॉडल बढ़ेगा, फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो जिस तरह से शेयर मार्केट बढ़ेगा, तो म्यूचुअल फंड में लोगों का जो नई जनरेशन आ रही है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है। कोई तो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है, डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो पहले का जमाना था एफडी और एलआईसी में जो करते थे, वो अब बढ़ के फिर बाद में इनमें शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आगे इसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल, देखते हैं। इसका मार्केट कैप है 11,257 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 2298 है। हाई गया इसका 2690 गया है और इसका लो गया 2037 है। तो आप देखोगे कि लो के लगभग है ये। और स्टॉक पी है 41 है। आरओसी इसका है 62% है। आरओई इसका 54% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। फेस वैल्यू आप देखोगे कि ये आगे मतलब कि स्प्लिट होता है तब भी बहुत ही आपको क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये डिविडेंड यील्ड भी बहुत है, 1.62% है। डिविडेंड भी अच्छा देती है। अब इसके अपन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के देख लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 21% सीएजीआर से बढ़ रहा है लास्ट 5 साल के। कंपनी है जो इनका गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3 साल का 45% है। और इसमें हेल्थी डिविडेंड भी देती है 80.6% का मेंटेन कर रखा है। नेगेटिव पॉइंट की भी बात करें तो नेगेटिव
इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, प्रमोटर की होल्डिंग है वो डिक्रीज हो रही है, वो अपन प्रमोटर होल्डिंग में भी देखेंगे दोस्तों। स्टॉक ट्रेडिंग इन द 60, जो ट्रेडिंग है वो बुक वैल्यू के 16.8 टाइम ट्रेड कर रहा है। पीयर कंपनी की बात करें तो पीयर कंपनी इसमें जो मैनेजमेंट का काम करती है म्यूचुअल फंड में, वो तो ये मोनोपोली, और जैसे जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, CDSL है, इनका ये बिजनेस मॉडल अलग है। अब देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में क्या डाउन है, जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन हुआ है उस तरह से हम 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे। लास्ट अभी दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट आया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जून, सितंबर और दिसंबर सेल हुई है जून की 226 करोड़ है, 232 है और 233 है। तो आप देख सकते हो कि इसमें सितंबर और दिसंबर में ज़्यादा इसमें प्राइस में आप देख सेल इसका रेवेन्यू है वो कम ही 1 करोड़ का ही इंक्रीज है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 132 है, 129 है और बाद 130 है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 62 करोड़ का था, 70 करोड़ है और 71 करोड़ है। आप देखोगे कि इसमें कोई ज़्यादा इसमें इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। EPS अर्निंग पर शेयर होता है 12.74 है, 14.22 है और 14.49 है। अब एक देखोगे दोस्तों कि दिसंबर का, पिछले साल का दिसंबर में देखो नेट प्रॉफिट था 72 करोड़ का, ये देखिए 72 करोड़ था, अभी ये 71 है। तो पिछले क्वार्टर तो दिसंबर का क्वार्टर रिजल्ट था उसमें भी डाउन है। अब हम Y-to-Y बेस देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे हम, नेट प्रॉफिट देंगे 164 है, 209 है और 289 है, और अभी प्रेजेंट टाइम का ये अभी दो तीन क्वार्टर रिजल्ट डाउन आए हैं, तो अभी ये पता चलेगा। अब अपन बात करते हैं कि जो 5-10 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किए, 10 साल पहले तो हुआ ही नहीं था क्योंकि ये अभी शायद 20 में ही लिस्टेड हुई है, लेकिन जो 1 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उसका आप देखोगे कि -8% का रिजल्ट रिटर्न मिल रहा है। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल है इसका 49, रिजर्व इसके पास में 620 करोड़ का है, बोरोइंग इसके पास में 72 करोड़ है, तो बोरोइंग इसके पास ज़्यादा नहीं है। अदर लाइबिलिटी की बात करें तो 240 करोड़ है। अब हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें जो नेगेटिव पॉइंट था प्रमोटर की होल्डिंग, तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग है 20% है, DIs की प्रमोटर की होल्डिंग 20% है, FIs की होल्डिंग देखिए दोस्तों 32% है और DIs की है 13% है और पब्लिक की है 33%। तो आप इसमें नेगेटिव प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, सितंबर 20 में देखिए 31% था और अभी हो गया 20%, तो इसमें ये नेगेटिव पॉइंट आपको देख सकते हो। और तीनों में देखें तो FIs की होल्डिंग भी अच्छी है, पब्लिक के पास में तो बहुत है, और DIs की होल्डिंग है वो थोड़ी कम है। अब बात करते हैं, ये दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट को सबसे पहले आपको रीड करने के लिए ट्रेंड पहचानना है। ट्रेंड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होते हैं, तो अप ट्रेंड की क्या पहचान होती है, उसके हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। जिस तरह से मार्केट में लिस्टेड कब हुई, अक्टूबर 20 में मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में अप ट्रेंड था, ये कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में उसने ब्रेकआउट हुआ, तो ध्यान रखना ब्रेकआउट होते समय एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाता है। देखो ये रेंज बाउंड एरिया था और उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको देख सकते हो कि इसमें अच्छी बुलिश कैंडल बन गई। फिर हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। हायर टॉप हायर बॉटम ये अप ट्रेंड के सिग्नल होते हैं। ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाके टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, क्या पहचान होती है, लोअर टॉप लोअर बॉटम। लोअर टॉप ये तो टॉप मान लीजिए, इसका लोअर बॉटम है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर बॉटम। अब इस तरह से टॉप बनते जाते हैं, लोअर बॉटम बनते जाते हैं। ट्रेंड कब रिवर्स होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, जो पहले का टॉप है उसको ब्रेकआउट करेगा। जैसे प्रेजेंट टाइम में देखें तो यहाँ पर टॉप था, उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की यहाँ पर, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया और यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। उसको देखो 1 बार 2 बार 3 बार इसने कोशिश कर ली है, तो 3 बार कोशिश कर ली, अब की बार अगर ये कोशिश करता है तो हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट करते। तो ट्रेंड चेंज कब होगा, ये सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचान के, ट्रेंड को देख के पता चलेगा कि इसका ट्रेंड जब प्राइस होगा, ये देख सकते हो कि 27 के लगभग, मान लीजिए 2700 के लगभग प्राइस को एक अच्छी बुलिश कैंडल बनेगी, ब्रेकआउट होगा, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। तब तक इसमें ये एक कंसोलिडेट फेज में रह सकता है। आप देख सकते हो कि कब से रह रहा है, फरवरी 22 से रह रहा है, मतलब लगभग 1 साल हो गए इसी रेंज बाउंड एरिया में रह रहा है। तो ट्रेंड को पहचान के हमें ब्रेकआउट तब होगा। और ब्रेकडाउन के नीचे की बात करें, इसने सपोर्ट ले रखा है, तो सपोर्ट कहाँ ले रखा है इसका भी मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट में देखो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी काम करेगा।
अब दूसरा हम कैंडल स्टिक देखेंगे कि कैंडल स्टिक में जो ट्रेंड रिवर्स हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हुआ है, यहाँ पर हुआ है, इधर हुआ है, तो ये कौन सा कोई कैंडल स्टिक पैटर्न जरूर बनाया होगा दोस्तों। अब पैटर्न की बात करें, देखो यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ से छोड़िए, यहाँ पर देखिए एक रेंज बाउंड एरिया था, यहाँ डोजी डोजी कैंडलें बनी है, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। एक दूसरा एक और है, यहाँ देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आया ये कैंडल पहले इसके बीचों बीच है, इसको बोलते हैं अबेंडम बेबी या बुलिश हरामी कैंडल भी बोलते हैं। तीसरी यहाँ एक डोजी कैंडल बन गई, तो इसको आप तीनों कैंडल को मिला के मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ अब देखो यहाँ एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है, लेकिन शूटिंग स्टार कैंडल टॉप में यहाँ से मान लीजिए टॉप में बन गई, लेकिन नीचे एक रेड कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल के बाद में कंफर्मेशन कैंडल रेड कैंडल होगी, फिर नीचे आएगा, तो ये बाद में ऊपर की तरफ चला गया, तो ये कोई मतलब नहीं दिखा। ऊपर की तरफ यहाँ पर गया, तो देखिए ये जो टॉप लगाया उसको क्या बोलते हैं, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। आप शूटिंग स्टार भी बोलेंगे, और छोटी छोटी रेड कैंडल बनी है, इसको आप शूटिंग स्टार भी है, और फिर बाद में इवनिंग स्टार फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। क्यों? इससे पहले इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्या होती है, टॉप में बनती है, और एक कैंडल ग्रीन कैंडल मान सकते हो, ये छोटी छोटी दो कैंडल और रेड कैंडल बन गई तो कंफर्मेशन कैंडल हो गई, और ऊपर का स्टॉपलेस होता है, तो इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। दूसरा फॉर्मेशन या अब शूटिंग स्टार कैंडल होती है, वो टॉप में बनती है। दोनों तीनों कैंडल इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे इवनिंग मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होता है, ये कैंडल होती है, ये छोटी नीचे, अगर ये नीचे की तरफ बनती है तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये डोजी कैंडल बन गई, और एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन कैंडल, जो डोजी का कैंडल का टॉप होता है उसको ब्रेकआउट करना चाहिए, और इस तीनों को कैंडल को फॉर्मेशन को बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, यहाँ पर देखो ये हैमर भी बनाया, दूसरा कैंडल ये रेड कैंडल बन गया, तो हैमर का जो सिस्टम था वो फेल हो गया। उसके बाद में रेड कैंडल, ये कंफर्मेशन कैंडल, इसको क्या बोलते हैं, पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। ये आपको वीकली टाइम फ्रेम है, तो जो प्राइस में आपको लगा रहा होगा कि ये कैंडल बनी है, लेकिन प्राइस आप देखोगे तो इसमें 200-300 का पॉइंट मिलेगा आपको। ये देखिए हैमर बना है, और हैमर तो बना ही बना है। दूसरा इसको डोजी कैंडल भी बोल सकते हो आप, डोजी बोलोगे तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से ये भी देखिए यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पियर्सिंग पैटर्न बना है, पियर्सिंग पैटर्न दो बॉटम में बनती है, और ऊपर की तरफ क्या बना है, ऊपर की तरफ इसको बोलते हैं पियर्सिंग इनगल्बिंग कैंडल, पहले वाली को इनगल्ब कर लिया पूरा। तो इस तरह से अभी ट्रेंड को देख के अपन ने देखा कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तब वो। दूसरा कैंडल स्टिक को देखने के बाद में देखिए यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, तो रेजिस्टेंस लिया तो एक अभी तो कैंडल को अच्छी कैंडल बनी नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर अच्छा इसको बाद में जैसे 30-50 के 2350 के बाद में एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। क्यों दिखाई दे सकता है, एक तो पहले का रेजिस्टेंस था, और लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसको ब्रेकआउट होगा तो आपको अच्छा मूवमेंट ये टारगेट दिखाई देंगे। कौन सा ध्यान रखना, 2350 के अगर ब्रेकआउट करता है और अच्छी बुलिश कैंडल बनाता है, तो ये बाद में आपको पहले वाले जो रेजिस्टेंस है जो 27 के लगभग वो टारगेट दिखाई देंगे। कैंडल स्टिक से हमने ये देख लिया कि इसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऊपर की तरफ होगा तब। अब बात करते हैं, कैंडल स्टिक देख ली, अब हमें ट्रेड लाइन, इसमें ट्रेड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, जैसा पैटर्न सी बन रहा है कुछ। ये देखिए हर इस ट्रेड लाइन को ये सपोर्ट कर रहा है बार बार, ये यहाँ पर भी किया है थोड़ा बहुत दोस्तों, ये देखिए। तो इस ट्रेड लाइन को अगर ये ब्रेक डाउन करे, यहाँ एक बार टेस्ट किया है आया ही नहीं, यहाँ पर एक बार टेस्ट और कर लिया, और यहाँ पर भी अभी आया, तो ध्यान रखना इस ट्रेड लाइन के पास में अगर आपको मिले तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सपोर्ट लिया, नीचे ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, अगर ब्रेक डाउन किया तो फिर हम देखेंगे कहाँ पर इसने सपोर्ट ले रखा है। सपोर्ट ये रेजिस्टेंस वाला पहले रेजिस्टेंस है वहां पर ले रखा है, नीचे की तरफ आएगा कहाँ तक आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों अपन करते हैं आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, आरएसआई क्या होती है उसके बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। और दोस्तों चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, कैंडल स्टिक के बारे में, जो ये कैंडल स्टिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल कौन सी होती है, कैसे होती है, कहाँ से काम करती है, उसके बारे में हम डिटेल से वीडियो बना रखा है। तीनों का वीडियो डबल टॉप डबल बॉटम रहते हैं, ऐसे होते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उन वीडियो को देख सकते हो। अब बात करते हैं आरएसआई की बात करें तो दोस्तों ये देखिए मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में प्राइस का मूवमेंट देखिए ऊपर की तरफ था, ठीक है, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की दोनों में देख से दोनों टॉप बनाए उस समय देख लीजिए। मैं अगर इसको थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा करती हूँ तो आपको कोई भी चीज़ क्लियरिटी होती है वो छोटे टाइम फ्रेम में पहले जिस तरह से छोटे मतलब कि स्टार्टिंग होता है तो छोटी चीज़ से ही होती है, तो इसमें भी छोटे टाइम फ्रेम से आप देख सकते हो। ये देखिए प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ है, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रखा है। और अब आप बात करोगे इसमें देखिए आरएसआई में आप देखोगे डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन।
और प्राइस में बाद में करेक्शन दिखाई दे। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में दोस्तों ऐसा कोई भी देखिए कोई ऐसा डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ होगा। तो प्रेजेंट टाइम में कोई डाइवर्जन नहीं है। पहले जो डाइवर्जन दिखाई दिए हमें इसके बारे में डिस्कस लिए। अब बात करते हैं कि अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कब देखनी है। दोस्तों एक होती है फिबोनिक रिट्रेसमेंट। फिबोनिक रिट्रेसमेंट आपसे ये पता चल सकते हो कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो कितनी बॉटम में आ सकता है, कितनी करेक्शन कर सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके 5 पॉइंट होते हैं 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। उसके बाद में देखिए ये यहाँ से उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका जो फिबोनिक रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। अब देखिए टॉप लगाने के बाद में उसको पहला रेजिस्टेंस देखो, यहाँ मतलब 38% पे मिला है। देखो कहाँ मिला है, स्टेप बाय स्टेप देखिए दोस्तों, जिससे कि चार्ट को आपको अप्रोच मिलने में और रीड करने में बहुत ही स्टेप पहले ही आपको फिबोनिक रिट्रेसमेंट नहीं लगा, पहले उसको ट्रेंड देखना है, फिर कैंडल स्टिक देखना है, फिर आरएसआई में डाइवर्जन दिख रहा है, बाद में देखोगे कि कोई पैटर्न तो नहीं बनना, फिर देखो कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पर देखो 38% पर रिट्रेसमेंट लिया इसने, 38% बाद में ब्रेकडाउन किया तो कहाँ लिया, 50% पर सपोर्ट लिया, 50% को ऊपर की तरफ गया। रेजिस्टेंस कहाँ मिला, देखिए रेजिस्टेंस कहाँ मिला, ये देखिए रेजिस्टेंस मिला 38% पर, 38% पर रेजिस्टेंस मिला, नीचे 50% पर सपोर्ट मिला, फिर नीचे ब्रेकडाउन हुआ है तो सपोर्ट कहाँ मिला है 68%, 61% पर सपोर्ट मिला, ऊपर की तरफ गया रेजिस्टेंस कहाँ मिला 50%। तो ये तो दोस्तों मतलब रिट्रेसमेंट पे ही काम करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और फिबोनिक रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है वो आप इसमें देख सकते हो। ऊपर रेजिस्टेंस ये 2-3 बार रेजिस्टेंस मिला है, ये 50% की रिट्रेसमेंट है, वही सपोर्ट में ले रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे की तरफ आया है, नीचे की आके वो सपोर्ट कहाँ मिला इसको, ये पहले वाला जो रेजिस्टेंस था वहां ले लिया। एक और ये भी ध्यान रखना, कोई अगर रिट्रेसमेंट को ब्रेकडाउन कर दे और मेजर सपोर्ट है तो वहां आ सकता है, जरूरी नहीं होता नीचे आए। तो अपने को ये देखिए अभी तो प्रेजेंट में है, मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए जो 61% की रिट्रेसमेंट है वही उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रखा है, ठीक है। तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद में पहला आपको ये दिखाई देगा और ये भी आपको दिखाई दे सकता है 27 के लगभग। तो अगर किसी को अक्यूमुलेट करना है बिजनेस मॉडल, जिस तरह से म्यूचुअल फंड में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और जो नई जनरेशन आ रही है वो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो उसके बाद में इनका भी बिजनेस मॉडल फलता फूलता रहेगा। और इसमें ब्रेकआउट कब होगा, ब्रेकआउट तो होगा 27 के बाद में। और अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो, नीचे अक्यूमुलेट करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ये अच्छा रहेगा जिसमें कि आपको 200-400 पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ पर जिसको अक्यूमुलेट करना है वो यहाँ पर कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो, किसी स्टॉक में फंसे हो, आप नई फ्रेश बाइंग इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कमेंट में जरूर बताइए। उसके बारे में हम बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।